गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, आपसे मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अर्थ, परिभाषा और सामाजिक क्रिया की विशेषता और कसौटियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर ने प्रकार बताए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो में चर्चा शुरू करते हैं कि सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की बताई है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो प्रकार बताए हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकारों में पहली जो क्रिया का प्रकार बताया उन्होंने तार्किक क्रिया या रैशनल एक्शन, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया या इवोल्यूशन एक्शन, तीसरा भावनात्मक क्रिया या संवेगात्मक क्रिया अफेक्टिव एक्शन, और चौथा परंपरात्मक क्रिया ट्रेडिशनल एक्शन। अब हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से तार्किक क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया है और उनको उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहली है तार्किक क्रिया। तो तार्किक क्रिया के अंतर्गत जो मैक्स वेबर हैं वो कहते हैं कि हमेशा लक्ष्य और साधन का तालमेल होता है। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। लक्ष्य का चयनकर्ता जो होता है वह सचेत और योजनाबद्ध रूप से काम करता है और लक्ष्य का चयन करने में साधनों का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि तार्किक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसको एक परिभाषिक तौर पे जब हम कहेंगे तो तार्किक क्रिया का संबंध जो है वो किसी लक्ष्य के साथ होता है। जब तार्किक क्रिया के अंतर्गत चयनकर्ता सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर काम करता है या जो है योजना बनाता है, तब हम उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। अब हमने इसमें उदाहरण जो लिया है वह है इंजीनियर का उदाहरण लिया है। आपने देखा होगा इंजीनियर जो पुल बनाने का काम करता है तो उसको पता है उसका लक्ष्य क्या है, पुल का निर्माण करना है। तो जब वह पुल के निर्माण की बात करेगा तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कौन कौन सी मशीनरीज उसमें उपयोग होगी, कितने दिनों तक उस पुल को बनने में जो समय लगेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर वह इंजीनियर कार्य योजना बनाता है। अर्थात उसके पास लक्ष्य है, सचेत और योजनाबद्ध तरीके से वो साधनों का चयन करता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कुल मिलाकर जब लक्ष्य और साधनों में तालमेल होता है और चयनकर्ता सचेत और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, तार्किक क्रिया कहलाती है। अब हम इसको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा शुरू करना चाहता है, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहता है, तो उससे पूर्व वह अपने पास जो जमा पूंजी है, माल की आवक है, ग्राहक है, मुनाफा है आदि सब के बारे में हिसाब लगा लेता है और फिर वह व्यापार या काम धंधा शुरू करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तार्किक क्रिया कहते हैं। अब तार्किक क्रिया के अंदर मुख्य रूप से जो बात रखने वाली बात है कि इसके अंदर जो क्रिया करने वाला है अर्थात जो करता है वह किसका ध्यान रखता है, लक्ष्य उसके स्पष्ट होते हैं और उसी के आधार पर वह साधनों का चुनाव करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर लक्ष्य और साधन के बीच में तारतम्यता और योजनाबद्ध तरीके से जो क्रिया की जाती है वह तार्किक क्रिया कहलाती है। आगे हम चर्चा करते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया के बारे में। तो मूल्यांकनात्मक क्रिया जो है इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिया है वो मूल्यों से प्रभावित होती है और कर्ता के पीछे जो लक्ष्य है इस क्रिया को करने के वो है सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना है। इस तरह की क्रियाएं नैतिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, कलात्मकता या आदर्श के आधार पर की जाती हैं। अब हम इसे समझते हैं कि किस तरह से लोग नैतिक क्रिया या धार्मिकता के आधार पर ये क्रियाएं करते हैं। अर्थात ये मूल्य से प्रभावित होती है और इसके अंदर व्यक्ति कई बार क्या होता है, सामाजिक मूल्य इस तरह के होते हैं कि वह उन मूल्यों
के आधार पर उसको क्रिया करना आवश्यक हो जाता है और उन मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। कुल मिलाकर जो भी क्रियाएं जो है जिनके पीछे तर्क नहीं होता है, जो क्रियाएं नैतिकता, धार्मिकता, कलात्मक और आदर्शात्मक आधार पर की जाती है, वो मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात धार्मिक और नैतिक आधार पर जो भी क्रिया की जाएगी वह मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाएगी। अर्थात समाज या लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि कभी भी जब जो यात्री बेड़ा या जहाज़ होता है उसका कैप्टन तब तक बाहर नहीं आता है जब तक कि या उस यात्री या उस जहाज़ के ऊपर जो भी यात्री हैं वो पूरी तरह से सारे लोग बाहर बचकर नहीं चले जाएं। जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो वहां से बचकर निकलना असंभव है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मूल्यों का निर्वहन, अर्थात वह व्यक्ति क्या क्रिया करता है। वह स्वयं जहाज़ का कैप्टन तैरना जानता है, अच्छा तैराक होता है, उसके बावजूद भी वह जहाज़ पे रहता है और उन लोगों को बचाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो समाज में बाहर आकर जो सामाजिक मूल्य हैं, जो परोपकार के मूल्य हैं या दूसरों के बचाने के मूल्य हैं, वो ये है कि अन्य की हमें क्या करनी चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए, उसको जीवन को बचाना चाहिए। उसके आधार पर लोग कहेंगे कि ये तो डरपोक था और ये लोगों को बचाने के बजाय खुद की जान बचाकर आ गया। ऐसी परिस्थिति में वो जहाज़ का कैप्टन तैरना जानते हुए भी बाहर नहीं निकल के और वह लोगों को बचाते बचाते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो यह क्या हुआ? मूल्यांकनात्मक क्रिया। अर्थात जो भी क्रिया नैतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर जहाँ पर मूल्यांकनात्मक क्रियाएं होगी वो मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाएगी। अर्थात इसके पीछे कर्ता का लक्ष्य सिर्फ सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना है और जो प्रचलित सामाजिक मूल्य है उसके पीछे उसकी दृढ़ आस्था बनी रहे, यही इन क्रियाओं का कारण है। अब हम चर्चा करेंगे आगे भावात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया। ये जो क्रिया है भावनात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन, इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों से होता है। यहाँ समय लिख गया है बच्चों, जबकि यहाँ पे होना चाहिए संवेग। ये टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना इस बात का आप। व्यक्ति के संवेगों और भावनात्मक दशाओं से होता है। अब संवेग और भावनाएं क्या होती है बच्चों? कई बार व्यक्ति में, हम सब में जो है प्रेम, घृणा, सहानुभूति, क्रोध आदि के वशीभूत होकर हम जो क्रिया करते हैं वह भावनात्मक क्रिया कहलाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी शक्तिशाली संवेग, क्रोध आ जाता है हम लोगों को या किसी भी व्यक्ति को, और उस क्रोधवश किसी को वो गाली दे देता है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी संवेगात्मक या भावनात्मक क्रिया कहलाएगी। हालांकि उस व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसने वो क्रिया की तब उसके ऊपर वो संवेग हावी थे। ये जो क्रिया है भावनात्मक क्रिया, इसमें लक्ष्य और मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में कर्ता व्यवहार नहीं करता है। परिस्थिति के संदर्भ में संवेदनात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अर्थात परिस्थिति कैसी है उसके ऊपर जो है वो संवेगात्मक प्रतिक्रिया करता है। अब इसे हम एक बच्चे के और माँ के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप सब भी बचपन से बड़े हुए हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि वही माँ जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे गले लगाकर एक चुंबन देती है। वो क्या है? उसकी भावनात्मक और संवेगात्मक क्रिया का परिणाम है। अर्थात उस परिस्थिति में उस बच्चे की जो क्रिया है वो माँ को बहुत अच्छी लगी और उसने उसको एक चुंबन दिया या गले लगाया। इसी के विपरीत जब कभी आप देखते हैं कि वही माँ कभी डांटती है, फटकारती है या चांटा भी मार देती है। क्यों? क्योंकि वह माँ जानती है कि ये बच्चा मेरा गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो संवेग या भावना से जो प्रभावित होकर वह क्रिया करती है माँ, उसी को हम लोग भावनात्मक क्रिया कहते हैं। कि संवेग और भावना किस तरह की है उस आधार पर कर्ता जो है वो क्रिया करता है। कुल मिलाकर जो भावों से प्रेरित होकर और संवेगाओं से प्रेरित होकर और परिस्थितियों के आधार पर जो क्रिया की जाती है वह भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाएं कहलाती है। इनका अध्ययन मनोविज्ञान में भी होता है और समाजशास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। आगे जो है परंपरात्मक क्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो चौथी और अंतिम प्रकार की क्रिया है।
इन क्रियाओं के जो संबंध है वो परंपराओं और प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है। अर्थात हमारे पूर्वज ऐसा करते आए थे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। न तो इसके अंदर हमारा कोई लक्ष्य होता है, न कोई मूल्य प्रभावित होता है, न ही हमारे संवेग प्रभावित होते हैं। अर्थात इसमें लक्ष्य, मूल्यों और संवेगों का कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्रियाएं सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूतकाल में या हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं। अर्थात वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं से, परंपराओं से अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे विश्वासों और व्यवहारों से होता है, परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती है। और हम परंपराओं और प्रथाओं के अनुसरण ही परंपरात्मक क्रिया का पालन करते हैं। अब ऐसा करते हुए कर्ता जो है सिर्फ एक ही मस्तिष्क में उसके ध्यान रहता है कि मेरे पूर्वज या पुरखे ऐसा करते आए हैं। इसमें उसको संवेगों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सिर्फ पूर्वजों या के विश्वासों के वशीभूत होकर ही इस तरह की क्रिया करता है। जिस तरह से हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करना। अब हमें बचपन से ही ये देखते हैं हम लोग आसपास में कि हर व्यक्ति अपनी जाति में विवाह कर रहा है, अन्य जातियों में विवाह नहीं करता है। और भारत के संदर्भ में विशेष तौर से देखा जाए तो अन्य जातियों में जो विवाह करता है वह कहीं न कहीं दुखी होता है या असफल वैवाहिक जीवन जीता है। तो परंपरात्मक क्रिया व्यक्ति क्यों करता है इस तरह की, या वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो अन्य जाति के व्यक्ति के साथ शादी करे या विवाह संपन्न करे। क्यों? क्योंकि उसके पूर्वज ऐसा करते आए हैं, परंपरा से ऐसा चला आ रहा है कि आपको या किसी कर्ता को उसी ही बिरादरी या जाति में शादी करनी है जहां उसके पुरखे करते आए हैं। इसी तरह से हम मृत्यु भोज करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। ये सब क्रियाएं क्या है? परंपरा के पालन के लिए हम लोग करते हैं। अर्थात जो परंपरा के पालन के लिए हम क्रियाएं करते हैं, परंपराओं के वशीभूत और पूर्वजों के जो विश्वास है उसके वशीभूत होकर जो क्रियाएं करते हैं वो परंपरात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब ये तो हो गई सारी सामाजिक क्रियाओं की बात। अंत में मैक्स वेबर ने एक बात कही है कि ये जो वर्गीकरण किया है, यह स्पष्ट किया कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर क्रियाएं होती है, अर्थात तार्किक क्रियाओं की प्रधानता होती है। और जो गैर पश्चिमी देश हैं या परंपरात्मक समाज हैं, वहाँ पर इसके विपरीत जो क्रियाएं हैं, अर्थात जो भावात्मक क्रियाएं हैं या परंपरात्मक क्रियाएं हैं या मूल्यांकनात्मक क्रियाओं का बोलबाला अधिक रहता है। कुल मिलाकर जो तार्किक क्रिया है उसका बोलबाला जो पश्चिमी समाज या जो विकसित समाज है वहाँ पर अधिक रहता है, और अन्य प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका बोलबाला जो थोड़े से यूँ कह सकते हैं कि परंपरात्मक समाज हैं उनमें इन क्रियाओं का बोलबाला अधिक रहता है। तो बच्चों, ये सामाजिक क्रिया जो मैक्स वेबर ने बताई, इसके 4 प्रकारों का हमने चर्चा की। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्नों में जो प्रश्न बनता है 20 नंबर या 15 नंबर में, वो बोलते हैं कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया को समझाइए। तो उसमें आपको सामाजिक क्रिया का अर्थ, परिभाषा, कसौटियाँ और प्रकार सब बताने। 10 नंबर में कई बार सिर्फ सामाजिक क्रिया की कसौटियाँ पूछ ली जाती है या सिर्फ सामाजिक क्रिया के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। और 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार यह पूछा जाता है कि परंपरात्मक क्रिया किसे कहते हैं, या मूल्यांकनात्मक क्रिया किसे कहते हैं, या भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया किसे कहते हैं, या तार्किक क्रिया किसे कहते हैं। तो जो छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसके ऊपर हमने चर्चा हर वीडियो में अलग अलग की है। आप सभी वीडियो देखेंगे, तीनों वीडियो, तो आपको क्रम से पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करने हैं और कि कौन कौन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। आगे जो हम वीडियो जिसमें चर्चा करेंगे वो किसी अन्य राइटर को लेकर या जो है कि इन्हीं मैक्स वेबर के ही किसी बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।